देखिए अब हम लोग चलते हैं एंजाइम के अंतर्गत कि एंजाइम क्या होते हैं। ये बातें आप लोग को समझाते हैं कि एंजाइम क्या है, ठीक ना। एंजाइम आप लोग को बताते हैं। हम लोग को देखिए एंजाइम का बात करें, जीवधारी में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होने के कारण जीवन संभव होता है। अगर देखिए आपको एंजाइम अगर सरल सटीक बताते हैं, जो एंजाइम हम लोग का है एक प्रकार का कोलाइडी बिलियन का प्रोटीन्स होता है। एंजाइम जो होता है ना, एक कोलाइडी बिलियन का क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है और प्रोटीन होता है और जैव रासायनिक क्रिया करता है। एक क्या करता है हम लोग का, ये हम लोग को जैव रासायनिक क्रिया करता है, जैव रासायनिक क्रिया बोलता है। और जितना भी जैव रासायनिक क्रिया होती है सब एंजाइम के द्वारा होता है, इसलिए इसे एंजाइम एक्टिवेटर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर भी बोलते हैं। इसे ना एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ एंजाइम वैसे होते हैं, कुछ एंजाइम वैसे होते हैं जो 20 से मतलब 20 नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं, 20 नकारात्मक होते हैं, 20 नकारात्मक होते हैं। ठीक है, ठीक है। और उनको हम लोग एंजाइम इन हैवी, एंजाइम इन हैवी टोर बोलते हैं। जो 20 नकारात्मक होता है एंजाइम इन हैवी टोर बोला जाता है। एंजाइम जो है हम लोग का बहुत सारा काम करता है मानव शरीर के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे माल्टेस, माल्टेस एंजाइम जो होता है, जो आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो माल्टेस एंजाइम होता है, माल्टेस या माल्टोस को ना ग्लूकोज में बदलता है। यानी कि जो आपका माल्टेस होता है, माल्टोस को कहाँ बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। कभी कभी देखिए, कभी कभी यहाँ पे देखिए ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीडोरी डेक्ट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। जब एंजाइम की जब क्रिया होती है ना, जब एंजाइम का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडोरी डेक्ट्स नाम दिया जाता है। और इसका नाम यहाँ पे एस लगा है, इसका अंत में एस नाम दिया जाता है। एंजाइम की बहुत सारा क्रिया विधि होती है। एंजाइम की क्या होती है, बहुत सारा यानी कि क्रिया, यानी कि किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है ना, बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। एंजाइम के द्वारा ही यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं को तोड़ा जाता है और वहाँ से हम लोग को ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। देखिए कभी कभी यहाँ पे कुछ एंजाइम के बारे में आप लोग को बताते हैं, जैसे जाइमेज एंजाइम है। ठीक है ना, जाइमेज, जो जाइमेज एंजाइम होती है, जाइमेज बताइए, जाइमेज एंजाइम जो होता है, जाइमेज या ग्लूकोज को ना का इथाइल एल्कोहल में बदलता है, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलने के काम करता है जाइमेज। अब यहाँ पे देखिए हम लोग माल्टेज पढ़े, क्या पढ़े, माल्टेज। जो हम लोग के माल्टेस एंजाइम है या माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में। ठीक है ना, ग्लूकोज का 2 अणुओं में बदलता है, ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होती है माल्टेस एंजाइम। उसी प्रकार हम लोग का जो लैक्टेज एंजाइम होता है, जो लैक्टेज होता है, क्या होता है, लैक्टेज, जो लैक्टेज एंजाइम होती है, जो लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को, या लैक्टोज को ना बदलता है ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस में क्या बदलता है, गैलेक्टोज में बदलता है। यानी कि जो लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टेज या ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसको, ग्लूकोज को बदलता है गैलेक्टोज। ठीक ना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज को बदलता है ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में। उसके बाद हम लोग के टाइलिन या अस्टार्च, जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, वो अस्टार्च को बदलता है टाइलिन एंजाइम एक सिंपल शर्करा में, सिंपल शर्करा में बदलता है, सिंपल शर्करा में। तो बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, बहुत तरह के एंजाइम हम लोग का। उसी प्रकार लाइपेज भी हो गया, और लाइपेज एंजाइम जो होता है वासा को, ठीक है ना, वासा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वासा का करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है ना, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है वो करता है हम लोग के एमाइलेज, क्या करता है, एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीन के एग्जाम में पूछ लेता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, कौन करता है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के जो पाचन करता है ट्रिप्सिन करता है, क्या करता है, ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे एंजाइम के बहुत सारे क्रिया आप लोग को समझा है कि इसका जैव रासायनिक क्रियाएं होती है और क्रिया करने के बाद वो पदार्थों को तोड़ता है, खाद्य पदार्थों को तोड़ने के बाद वहाँ से ऊर्जा प्रदान होता है। अब यहाँ पे हम लोग का विटामिन है, क्या है सर, विटामिन। ठीक ना, विटामिन के बारे में हम समझते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन को आप लोग को समझाते हैं। ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि हमारे भोजन में बहुत तरह के कार्बनिक पदार्थ है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो बहुत तरह के यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ होने की होते हैं, और उन कार्बनिक पदार्थों के द्वारा हम लोग को यहाँ पे विटामिन मिलते हैं।
यहाँ पे देखिए विटामिन के बारे में लिखा है कि यहाँ पे यह हम लोग के मानव शरीर के अंतर्गत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है और उनकी कमी के कारण विशेष प्रकार के रोग भी हो जाती हैं, ठीक ना, रोग भी हो जाती है। विटामिन जो होता है एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से विटामिन को लिया जाता है। यह एक कार्बनिक है और इसमें भी होता है कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन के अलावा इसमें आयरन भी पाया जाता है, विटामिन के अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, यहाँ पे देखिए पाया जाता है, ये सब विटामिन में पाया जाता है। तो विटामिन हम लोग के सूक्ष्म है, यानी कि जो आवश्यकता यानी कि इसकी सूक्ष्म मात्रा में होती है, इनकी कमी से मतलब रोग भी हो सकती है, रोग भी हो सकती है। विटामिन हम लोग के मानव शरीर के, ठीक ना, विटामिन बोले तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है और बेहतर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा का आवश्यक है। प्लस में यह मेटाबॉलिक, विटामिन जो होता है मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं को भी बेहतर करने का काम करता है। और हम लोग को विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं आगे अभी हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, बहुत सारे विटामिन है, ठीक ना, ठीक ना, बहुत सारे विटामिन के बारे में यहाँ पे विटामिन के बारे में दिया है, ए डी ई के जो भी विटामिन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन पानी में घुलनशील विटामिन होता है, कौन वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए विटामिन, यहाँ विटामिन जो है हम लोग का, एक तो हम लोग के विटामिन हो गया ए हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो गया बी, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि बी में B1 आएगा, B2 B3 B4 B12 तक आता है। विटामिन सी होता है, फिर विटामिन हम लोग को डी होता है। हम लोग को जो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है, बी और सी जो होता है ना जल में घुलनशील विटामिन होता है, जबकि वासा में ए डी ई के जो वासा में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यह जो होता है एडीई के जो होता है यह जल में नहीं बल्कि यकृत में घुला होता है, वासा में घुलनशील होता है, इसे एडिपोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोस बोलते हैं। जो वासा में घुला होता है, जो जल में घुला होता है वो BC होता है। क्या होता है, BC विटामिन जो होता है जल के अंदर का होता है, घुला होता है। और विटामिन की खोज करने वाले कौन है, फंक। कौन है, फंक। फंक जो है विटामिन के क्या किए थे, खोज किए थे, फंक किए थे, फंक जो है विटामिन की खोज किए थे। और वासा, जो वासा में घुलनशील होता है एडीई के, एडेक्ट, जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं विटामिन के बारे में। बहुत सारे विटामिन दिया है आपके एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पे, ठीक ना, एनसीईआरटी में बहुत सारे विटामिन यहाँ पे दिया है और उनका यहाँ पे कमी स्रोत दिया है। देखिए विटामिन ए के बारे में, जो विटामिन ए है हम लोग का, विटामिन ए यह इनका स्रोत है मछली के यकृत तेल है, गाजर है, मक्खन है, दूध है, ये सब विटामिन ए का सोर्स है। और इनके कमी से होने वाली रोग भी है, यानी कि जीरो थैल्मिया, जो आंखों के कोर्निया का मतलब कठोरीकरण हो जाती है। और रात्रि में अंधापन भी इसमें हो जाता है, यानी कि रात्रि में अंधापन, यानी कि नाइट विजन से रोग हो जाते हैं, यानी कि रात में कम दिखाई देना। उसके बाद विटामिन ए हो गया, ठीक ना, विटामिन ए का हम लोग रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो इसका रासायनिक नाम बताइए क्या होता है, रेटिनॉल। इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। उसके बाद विटामिन बी है तो बी का यहाँ पे थायमिन हो गया, बी वन, ठीक है ना, थायमिन। इसका स्रोत है खमीर है, दूध है, हरी साग सब्जी है इसका। और इससे होता है बेरी बेरी रोग होती है। इसमें क्या होता है, बेरी बेरी रोग, यानी कि बेरी बेरी भूख कम लगना, बेरी बेरी रोग है, भूख कम लगना, इनके क्या हिंता जनित रोग है। इसके बाद है विटामिन B2 है, विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स है दूध है, अंडे की सफेदी हो गया, यकृत है, गुर्दा है, ये सब इसकी क्या है, सोर्स है। और इसकी कमी से जो होने वाली रोग है, यानी कि ओठों का विदरण, यानी कि ओठ फट जाना आपका, मुंह और ओठ का किनारों पर दरारें पड़ जानी, ये सब क्या है विटामिन आपका हम लोग को किस विटामिन की कमी से है, यानी कि B2 की कमी से होता है, B2। उसके बाद विटामिन B6 है, ठीक है ना, विटामिन B6। यहाँ पे विटामिन B6 के बारे में है कि विटामिन B6 के बारे में थोड़ा देखते हैं कि विटामिन B6 के बारे में दिया है। इसको हम लोग कहते हैं पीरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम है। यह मिलता है खमीर से मिलेगा, दूध से, अंडे के पित्त से, दाल से, मांस मछली, अंडा दही से। और मरोड़ पड़ना, यानी कि आपके जो मांसपेशियाँ उसमें मरोड़ पड़ जाना, इसके कमी से ना मरोड़ पड़ जाएगा, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगी। इसके बाद देखिए विटामिन सी के बारे में दिया है, एनसीईआरटी दिया है। तो विटामिन सी के बारे में जो दिया है, विटामिन सी है। विटामिन सी के पहले विटामिन B12 है। विटामिन B12 है, इसमें ना भाई विटामिन B12 में एक धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। एग्जाम में पूछा है, कोबाल्ट धातु यह मांस मछली अंडा और दही से मिलती है। और यहाँ पे जो है सर प्राणी इसमें रक्त अल्पता, विटामिन B12 की कमी से क्या होती है, रक्त अल्पता होती है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि रक्त अल्पता नामक बीमारी जो होती है विटामिन B12 की कमी से होती है। इसके बाद विटामिन सी के बारे में एनसीईआरटी जिक्र किया है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलता है, जो भी खट्टे पदार्थ है, आंवला वाला हो गया, इससे मिलती है। प्लस में हरे साग सब्जी भी हम लोग को खाना चाहिए।
और विटामिन आपका स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से क्या आती है, खून आना, मसूड़ों से रक्त आना, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी जो हो गया, विटामिन डी के बारे में बता दें, यह हम लोग विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से, मछली से, अंडे से प्राप्त होता है और इसे बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाती है और जो वयस्क लोग होते हैं ऑस्टियोमेलेसिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ दो प्रकार का रोग होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स होती है, जो वयस्क लोग होते हैं ऑस्टियोमेलेसिया नामक होती है। रिकेट्स होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और वयस्क लोग हैं उसमें ऑस्टियोमेलेसिया नामक हो जाती है और हड्डियों में जोड़ों के स्थान पर दर्द उत्पन्न हो जाता है। विटामिन ई जो हो गया, विटामिन ई इसका अच्छा, विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो हो गया, विटामिन बताइए इसका, बताइए टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। अब फेलोक्विनोन जो होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन ई जो है आपका यहाँ पे सब्जी हो गया, आपका अंकुरित हुआ जो अनाज होता है, जो मूंगफली होता है, चना होता है, उनसे विटामिन ई ज़्यादा मिलता है। सूरजमुखी के तेल से भी विटामिन ई प्राप्त होती है, जबकि विटामिन के जो है हरे पदार्थ, साग सब्जी से विटामिन के प्राप्त होता है। और यहाँ पे विटामिन ई से आपको जो है, ठीक ना, जैसे महिलाएं जो है बांझपन के शिकार भी हो जाती हैं यहाँ पे, और आरबीसी के भूरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों में कमजोरी विटामिन ई की कमी से हो जाती है। और इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त में थाका जमने के समय में वृद्धि, यानी कि जो आपको अगर कहीं ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रहा है तो वह विटामिन के की कमी से, यानी कि रक्त वहाँ बहते रहेगा। विटामिन के की कमी से आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है। तो हम लोग को विटामिन से कुछ यहाँ पे विटामिन के बारे में दिया था और विटामिन का उनका नाम दिया था कि कौन से विटामिन का मतलब क्या सोर्स है, उससे होने वाले क्या रोग हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं यह जेनेटिक गुणों का ना ट्रांसफर करता है, जो अनुवांशिक गुण है उनको ट्रांसफर करने के काम कौन करता है, तो न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले क्या बताया था फ्रेडरिक मिशनर ने बताया था। फ्रेडरिक मिशनर ने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताए थे। और एक प्रकार का जैव अणु होती है और अनुवांशिक जो गुण है उनका क्या करता है, वह करती है। और हम लोग इसमें दो प्रकार का शर्करा होती है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो होती है दो प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। और यहाँ पे पूछता है डीएनए में जो होता है हम लोग को एक चार प्रकार के क्या होते हैं, क्षारक भी पाए जाते हैं। डीएनए के अंतर्गत जो है चार प्रकार के हम लोग को क्या पाए जाते हैं, क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ चारों प्रकार के क्षारक के बारे में यहाँ पे आगे अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डीएनए आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है, जहाँ डीएनए अनुशर्करा बीटा डी डीऑक्सी राइबोस होती है, जो आरएनए में भी बीटा डी राइबोस होता है। यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे यहाँ पे है जो कि जेम्स डेवी वाटसन, कहता वाटसन का जन्म शिकागो में, यहाँ पे वाटसन के बारे में दिया है। ऐसे तो यहाँ वाटसन के बारे में कुछ पूछता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इतिहास हम लोग के नहीं उतना देगा। यानी कि इन्होंने डीएनए के बारे में इन्होंने यानी कि बताए थे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले डीएनए के बारे में बताने वाले जो अनुवांशिक गुण के बारे में बताने वाले हैं फ्रेडरिक मिशनर है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन क्रिक ने। वाटसन क्रिक जो है ना, या डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताए थे। और इनसे पहले कोई एक लड़की जो है, ठीक है ना, बताई थी, एक लड़की बताई थी डीएनए के बारे में, लेकिन उनका डेथ हो जाने के कारण पूर्ण रूप से उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन डीएनए के बारे में, ठीक है ना, इनका डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे डीएनए के बारे में देखा था। डीएनए में चार प्रकार के हम लोग का जो डीएनए है सर, उसमें चार प्रकार की क्या होती है, एक क्षारक पाई जाती है। डीएनए में चार प्रकार के क्षारक पाई जाती है। कौन कौन होती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है हमें डीएनए में चार प्रकार की कौन कौन क्षारक है। यहाँ पर देखिए एडेनिन है आपका, ठीक ना, एडेनिन डीएनए में एडेनिन, ठीक एडेनिन। यहाँ पर ऊपर में देखिए गुआनिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है, ठीक है ना, थाइमिन है। डीएनए में चार प्रकार के क्षारक है, चारों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। और थाइमिन के जगह आरएनए में जो होता है यूरेसिल हो जाता है। यूरेसिल यहाँ पे लिखा है, थाइमिन में आरएनए की जगह क्या होता है, यूरेसिल हो जाता है। डीएनए में चार प्रकार के क्षारक होती है, और जबकि थाइमिन जो होता है डीएनए के अंदर, यूरेसिल जो होता है आरएनए में, यानी कि आरएनए में भी चार प्रकार की क्षारक होती है, यानी कि इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन जो डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। और सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सारे के सारे स्ट्रक्चर भी दिया है। आप लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर है, गुआनिन के, साइटोसिन के, थाइमिन की, यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल के संरचना भी दिया है। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल के क्या है, सारे के सारे संरचना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे आरएनए के बारे में,
ठीक है ना। आरएनए और डीएनए के बारे में कि हम लोग के आरएनए जो है 3 प्रकार के एमआरएनए है, आरआरएनए है, टीआरएनए है। एक होता है मैसेंजर आरएनए जो सूचना देने के काम करता है, ले जाके राइबोसोम यही सूचना देगा तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करने के काम करता है। एक आरएनए होता है, एक टीआरएनए ट्रांसफर संदेश वाहक होता है, नहीं कि वहाँ पे संदेश वाहक पे एमआरएनए होता है जिसे मैसेंजर आरएनए करते हैं। आरआरएनए जो हो गया हम लोग को ट्रांसफर अनुवांशिक गुणकों का मतलब ट्रांसफर करने के काम करता है। इस प्रकार के आरएनए डीएनए आपके एग्जाम में आरएनए डीएनए में अंतर भी पूछ लेता है। हरगोविंद खुराना के बारे में थोड़ा सा यह है कि इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में इन्होंने एमएसपी डिग्री प्राप्त किए थे इन्होंने, ठीक ना। और हरगोविंद खुराना जो है यहाँ पे इंग्लैंड में कार्य करते हुए उनके प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में इन्होंने कुछ कुछ बताए थे। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए हम लोग का डबल हेलिक्स मॉडल है आरएनए के बारे में। आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से आपको खाली यह पूछ लेगा, जैसे गुआनिन है और साइटोसिन है, इनके बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड बनती है, याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो होती है डबल बॉन्ड बनती है, ठीक ना। गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनती है डबल बॉन्ड बनती है। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हार्मोन्स के बारे में, इसके बाद यहाँ पे क्या है हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के बारे में आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ के जानी होगी कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं और सीधे रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा दी जाती हैं, ठीक ना। उसके बाद रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें कुछ एस्टेरॉयड भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया जो पुरुष हार्मोन है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन हो गया, इंसुलिन है, ये सब पुरुष हार्मोन है, ठीक ना। इंसुलिन तो महिलाएं के अंदर भी पाई जाती है। एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होने से, ठीक ना, एफिनेफ्रिन और नॉरएफ्रिन इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये बात ये आपको इसमें देख लेनी है, ठीक ना। हमारे कत शरीर में हार्मोन का अनेक कार्य भी होते हैं, बहुत सारे काम है संतुलन, यानी कि मानव शरीर को संतुलन करने के काम, ग्लूकोज का नियंत्रण करने के काम, बहुत सारे हार्मोन उसका नियंत्रण करने के काम करते हैं। यहाँ पे इस हार्मोन के बारे में आप लोग को यहाँ पे देख लेनी है, इसमें पूरे चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में दिया है। आयोडीन जो होती है हम लोग के क्या करते हैं, आयोडीन बताइए, आयोडीन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का नियंत्रण करती है, जिससे हम लोग को थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हम लोग को जो घेंगा गोलगंड हो जाती है उनकी कमी से, आयोडीन की कमी से हो जाती है, और थायरोक्सिन का स्रावित करती है आयोडीन। तो इस प्रकार यहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन के बारे में दिया है जो यानी कि फ्लाइट एंड लडोडो हार्मोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का बायोकेमिस्ट्री में ये सब बातें हम लोग को था, आप लोग को पूरी तरह से सारे बातें आप लोग को समझा दी हैं। और यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन एक बार, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था। हाँ, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके बारे में फाइनल में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग को देख लेना है कि ठीक ना। कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव में अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं, यह अंगुली छाप शीर्ष पर होते हैं और उन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान के निर्धारित करने में इसका यूज किया जाता है। यानी कि इसका देखिए यहाँ पे है विधि संबंधित प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने में होता है, किसी पैतृक व्यक्ति के पैतृकता को निर्धारित करने में होती है, किसी दुर्घटना में मृत शरीरों के पहचान करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। जैव विकास के पुनर्लेखन में भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या होता है, यूज होता है। तो ये सब हमारे चैप्टर में हम लोग को थी, तो आप लोग इसे दोबारा से सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।